मेरा नाम स्नेहा है और मैं स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि स्वीडन ने हमें एक 32 पेजेस का पैम्पलेट भेजा हुआ है और इस पे लिखा है ऑन क्रिसन एलर क्रिकेट कमर, मतलब इन केस ऑफ क्राइसिस और वॉर। तो स्वीडन ने हमें ये पैम्पलेट क्यों भेजा है? क्या स्वीडन वॉर के थ्रू जाने वाला है? स्वीडिश लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और इस पैम्पलेट में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करूँगी। तो स्वीडन ने ऑलमोस्ट 5.2 मिलियन पैम्पलेट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। स्वीडन का पॉपुलेशन कुछ 10 मिलियन है, तो 50% से ज़्यादा पैम्पलेट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और स्वीडन ने एक क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया? क्योंकि इसके पहले स्वीडन ने जो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम किए थे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ वीक्स पहले जो बाइडन ने एक डिसीजन लिया था और उसने उसने बताया था कि जो यूएस बेस्ड मिसाइल है यूक्रेन में, वो यूक्रेन यूज़ कर सकता है अगेंस्ट रशिया। और उसके पीछे का जो रीज़न था जो बाइडन ने वो बताया था कि जो नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स है अभी वो मॉस्को में और वो यूक्रेन पे अटैक करेंगे, तो उनको फाइट बैक करने के लिए यूक्रेन वो मिसाइल यूज़ कर सकता है। तो फिर उसके बाद रशिया ने लास्ट वीक रशिया ने बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन पे बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। और बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ही पावरफुल होता है और वॉर में सबसे एंड स्टेज में बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया जाता है। तो ये मिड रेंज लेवल का बैलिस्टिक मिसाइल था जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर उससे अटैक किया। तो इस तरह से अभी न्यूज़ में फुल टाइम इससे सुन रहे हो कि यूक्रेन कुछ मिसाइल्स डाल रहा है, पर रशिया कुछ अटैक कर रहा है फिर से अगेन। तो अभी ये सब कुछ चल रहा है और ऐसे एस्केलेट हो रहा है हर चीज़। तो स्वीडन इसमें किस तरह से इन्वॉल्व है? तो एज सच देखा जाए तो स्वीडन का जो बॉर्डर है वो रशिया से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। स्वीडन है, फिर स्वीडन के बाद फिनलैंड, और फिनलैंड का बॉर्डर रशिया से कनेक्टेड है। और स्वीडन का जो बहुत ज़्यादा ऐसे जो एरिया है वो सराउंडेड बाय सी है। तो तो एज सच स्वीडन का बॉर्डर रशिया से कनेक्टेड नहीं है, तो रशिया को स्वीडन पे अटैक करना इतना इजी नहीं है। बट ऐसे बोला जाता है कि स्वीडन का एक आइलैंड है गोतलैंड, तो रशिया को वो चाहिए और वो सी में जो मतलब रशिया उसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है। तो उस तरह से बातें हो रही है। तो यस, या तो ऐसे हुआ है कि लास्ट ईयर को, सिंस फिनलैंड का बॉर्डर रशिया से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो लास्ट ईयर फिनलैंड ने और रशिया और यूक्रेन का पिछले 2 साल से ये वॉर चल रहा है। तो और फिनलैंड को डर है क्योंकि फिनलैंड का बॉर्डर रशिया से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, तो ऑब्वियसली फिनलैंड को डर था कि रशिया उस पर अटैक करेगा करके। तो फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन किया। और फिर सिंस फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन किया और फिर स्वीडन को ऐसे लगा कि अगर रशिया फिनलैंड पे अटैक करता है तो रशिया को स्वीडन पे अटैक करना थोड़ा इजी पड़ेगा। तो फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी स्वीडन ने इस साल अप्रैल 2024 में नाटो ज्वाइन किया। तो और नाटो ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि नाटो के कोई भी कंट्रीज़ में अगर रशिया अटैक करता है तो नाटो के में जितने भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है वो सारे मिलके फाइट बैक करते। तो एक वो पर्पज़ ऑफ सिक्योरिटी होता है कि आप अलग अकेले नहीं लड़ रहे हो। जो बाइडन के डिसीजन के बाद सब कुछ एस्केलेट हो रहा है, तो इसके वजह से थोड़ा सा अनश्योरिटी हो रहा है। मतलब ऑब्वियस है कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक सिक्योरिटी तो फील हो रहा है। तो स्वीडन ने ये पैम्पलेट्स भेजना स्टार्ट किया क्योंकि स्वीडन को ऐसे लगा कि शायद रशिया जो गोतलैंड है, जो आइलैंड है स्वीडन का, वहाँ पे अटैक कर सकती है, वहाँ पे अपना एयरबेस क्रिएट कर सकती है। तो और स्वीडन का है कि अगर स्वीडन पे कोई अटैक करता है तो स्वीडन विल नॉट मतलब स्वीडन विल झुकेगा नहीं, स्वीडन विल फाइट बैक। तो वो एक है। तो यस, या इस तरह से सब कुछ चल रहा है। ऐसे लगा कि मुझे मतलब स्वीडन क्राइसिस में कैसे खुद को हैंडल करता है मतलब एक स्वीट्स ही अच्छे से बता सकता है। अगर मैं स्वीट्स से बात करूँ तो जैसे मेरे घर आया और मुझे स्वीट्स की ओपिनियन लेनी थी कि हाँ वो लोग क्या सोचते हैं, उनके घर पे भी आया क्या और वो लोग इसको कैसे देखते। तो मैं जब दूसरे दिन ऑफिस में गई और हमारे फीका टाइम पे मैंने ऐसे फीका टाइम मतलब एक ब्रेक रहता है जब आप कॉफ़ी और कुछ खाते हो और ऐसे कलीग से बात करते हो। तो तब मैंने ये बताया उनको कि ऐसे घर पे पैम्पलेट्स आए। तो मैं ऐसे देख रही थी तो एवरीवन वेयर लाइक वेरी क्वाइट एंड उनको कुछ लग नहीं रहा था और वो बोल रहे थे कि मुझे नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा करके, रशिया स्वीडन पे क्यों वॉर करेगा।
कि रशिया को वो कंट्री चाहिए जो रशिया में पहले ही थे और बाद में उन कंट्रीज़ ने रशिया से अपना बॉर्डर अलग कर लिया। तो इस्टोनिया, तालिन वगैरह ऐसे कुछ कंट्रीज़ से मुझे बता रहे थे, यूक्रेन, वो सारी कंट्रीज़। और रशिया को वो कंट्री चाहिए जहाँ पे रशियन बोली जाती है। स्वीडन में स्वीडिश बोलते हैं, तो ऑब्वियसली रशिया को स्वीडन से कुछ मिलेगा नहीं। इस तरह से बातें हुई हमारी। और फिर वो मुझे बता रहे थे कि अगर रशिया अटैक करेगा तो शायद साइबर अटैक जैसे हो सकता है, क्योंकि बीच में रशिया ने इंटरनेट का वायर कट किया था जो स्वीडन और इस्तोनिया के बीच था। तो वैसे हो रहा है, बट बॉम्बिंग एंड मिसाइल अटैक्स शायद से नहीं होंगे, वो इतना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। और इस तरह से उन लोगों ने मुझे बताया। एंड वो भी है कि उन्होंने एक बात बताई कि अगर रशिया अटैक करता है तो देन डेफिनेटली वी विल नॉट कीप क्वाइट, वी विल फाइट बैक। तो यस, या तो वही आपको बताने के लिए वीडियो था कि यहाँ के लोग क्या सोचते, स्वीडिश लोग इस पैम्पलेट के बारे में क्या सोचते और उनका क्या ओपिनियन है। तो यस, या सब कुछ इस वैसे तो यहाँ पे सब कुछ ओके लग रहा है। मतलब पहले भी अच्छा ही था, अभी भी अच्छा है, ऐसे कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ चेंजेस हुए वगैरह। हाँ, थोड़े से लोग मतलब लोगों को मैंने ज़्यादा बातें करते हुए भी नहीं देखा है। मैं जहाँ पे ट्रेन में वगैरह से जाती हूँ तो मैंने ऐसे कुछ ऑब्जर्व नहीं किया है। बाहर एक्चुअली डियर आया, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर दिख सकते तो। जंगल में, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बहुत अच्छे से लग रहा है। यस, तो ऐसे मतलब सब लोग ऐसे थोड़ी से अनश्योर है, बट दे आर नॉट फ्राइटन्ड और कुछ ऐसे उनको लग नहीं रहा ऐसे कुछ होगा। तो यस, वही आपको बताने के लिए वीडियो था। और अभी मैं बात करती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। तो इसमें ई बुक्स बहुत सारे लोगों के पास आया हुआ है। अभी हमें तो स्वीडिश में मिला, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको इंग्लिश में मिला है। बट अगर आपको स्वीडिश नहीं आती और ई बुक आपको स्वीडिश में मिला है तो इनका एक वेब पेज है जहाँ पे पूरा रिकॉर्डिंग से इंग्लिश में और इंग्लिश में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उस वेब पेज का इंफॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। और अभी जो इम्पॉर्टेंट उन्होंने मैसेज दिया है वो अलार्म के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो नॉर्मल अलार्म है उसमें 7 सेकंड का अलार्म रहेगा, फिर 14 सेकंड का पॉज रहेगा, फिर 7 सेकंड का रहेगा, फिर 14 सेकंड का, ऐसे 4 बार वो अलार्म होगा। और जो दूसरा अलार्म है वो 30 सेकंड्स का होगा, फिर पॉज 15 सेकंड का होगा, 30 सेकंड्स का होगा। उसके टाइम पे आपको रेडियो सुनना है और रेडियो में जो चल रहा है या जल्दी से वो देखना है कि क्या चल रहा है, क्या आगे क्या करना है। और जो फ्लाइट से अलार्म देंगे वो पूरा 1 मिनट के लिए देंगे। और उसके बाद तुरंत बंकर, जो भी नियर बाय बंकर से या टनल बना है वहाँ पे जाना है और खुद का मतलब जो भी सामान लेके जा सकते हो क्विकली वो सब कुछ लेके जल्दी से जाना है। एंड यस, या तो ये सारे अलार्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिए। उसके बाद उन्होंने ये भी दिया है कि इन केस इलेक्ट्रिसिटी जाती है, आप घर पे हो तो घर पे ब्लैंकेट्स, वार्म क्लोथ, सॉक्स वगैरह होना ज़रूरी है। आपको फूड कैसे स्टोरेज करना है, प्रोटीन बार्स रखने या जो रेडी टू ईट रहता है उसको ज़्यादा रखने की कोशिश करनी है। फिर जो क्विक एनर्जी देते ऐसे चॉकलेट्स वगैरह, हनी या जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उसको रखिए साथ में। कुछ कैश में भी पैसे होने अच्छे हैं। तो CPR कैसे देना है, फिर फर्स्ट एड सर्विस घर में होनी चाहिए। तो वो सारी बातें इस बुक में उन्होंने लिखे। या अगर आई होप इस बुक का कभी मतलब इस्तेमाल ना करना पड़े, वैसे ना हो, बट इट्स गुड टू बी इन्फॉर्म्ड। आजकल के दुनिया में क्या चल रहा है पता नहीं, तो अच्छा है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे खुद को प्रिपेयर करना है। तो यस, या यही आपको बताने के लिए वीडियो ये था। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय, दो विशेष नाट।